नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। साथ में आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नए कोर्स में जिसको हम आज से शुरू करने जा रहे हैं, यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। ठीक, इसमें भी हम मैथमेटिक्स ऑप्शनल का कौन सा सब्जेक्ट डील करने वाले हैं, रियल एनालिसिस। और हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, 1 है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो हम यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल ने जो हमें सिलेबस प्रोवाइड किया है री एनालिसिस के लिए, देखिए ये ऑफिशियल सिलेबस है, आप नेट से डाउनलोड करके देखेंगे, कुछ भी छेड़छाड़ इसमें नहीं है, एग्जैक्टली वही चीजें लिखी हैं जो कि ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन किया गया है। ठीक, तो हम इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे। और रही बात शॉर्ट ट्रिक्स की, देखिए हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह तो उतना नहीं देखेंगे आप लोग, क्योंकि हमें उनके पीछे का रीजन जानना बहुत जरूरी है। ठीक, और यदि हम कहीं इस्तेमाल करते भी हैं तो उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि उसके पीछे एक वैलिड रीजन क्या है। ठीक, क्योंकि क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए हो सकता है हम ट्रिक्स को अप्लाई करें, लेकिन उससे पहले हम सारी मेथड्स को जान लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि यूपीएससी आपको ट्रिक्स से सॉल्व नहीं हो पाएंगी चीजें। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना। आप यहाँ पे सिलेबस देख ही पा रहे होंगे, रियल नंबर सिस्टम एज एन ऑर्डर्ड फील्ड विथ लीस्ट अपर बाउंड, प्रॉपर्टीज, सीक्वेंसेस, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, काउची सीक्वेंस, कंप्लीटनेस ऑफ रियल, है ना, ये सारे टॉपिक्स, आर्किमेडियन प्रॉपर्टीज, सेवरल वेरिएबल्स 2 और 3 वाले, ठीक, मैक्सिमा और मिनिमा, तो ये सारे टॉपिक्स हम बहुत ही डीपली करने वाले हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। ठीक, रीमान इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डीपली। ठीक, चलिए, तो इतना तो आप जानते ही होंगे मेरे ख्याल से कि हमने जो सब्जेक्ट लिया है कौन सा, रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस का जो बेस है, जो आधार है, उसे हम किसको मानते हैं, उसे हम बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम। यानी कि पूरा का पूरा जो रियल एनालिसिस है वो रियल नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। अब कई लोगों को ये लगेगा कि सर रियल नंबर सिस्टम तो बहुत पढ़ा हुआ है। नहीं, उस तरीके से नहीं जैसा आपने बचपन में पढ़ा है कि पहले आपको नेचुरल नंबर सिस्टम बताया जाता है और फिर होल नंबर, ये नहीं है ना। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि रियल नंबर सिस्टम को पढ़ने के बहुत से तरीके हैं। हम यहाँ पे कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं, हम जो तरीका अपनाने वाले हैं उसमें ये रहेगा कि हम रियल नंबर को अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट मानेंगे, है ना, अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट मानेंगे जो कि कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक, और उन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करने के बाद एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसको हम रियल नंबर सिस्टम का नाम देंगे। ठीक, अच्छा, अब पहली बात तो मैं उसमें आने से पहले अब ये बता दो कि सर ये एक्सियम क्या होता है। आप में से कई लोग एक्सियम्स का मतलब जानते होंगे, फिर भी मेरा फर्ज है तो मैं पहले आपको एक्सियम ही क्लियर करता हूं। ठीक, तो ये हमारा रियल नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा हो जाएगा, एक्सियम। तो देखिए एक्सियम क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं। ठीक, द वर्ड एक्सियम, है ना, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी इसी ऐप पे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। द वर्ड एक्सियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, है ना, एक ग्रीक वर्ड से बनाया गया है ये। क्या था वो ग्रीक वर्ड, एक्सियोमा। ठीक, क्या था वो वर्ड, एक्सियोमा। इसकी मीनिंग क्या थी, एक्सियोमा की मीनिंग क्या थी भाई साहब, मीनिंग, तो इसकी मीनिंग थी ट्रू विदाउट नीडिंग अ प्रूफ। यानी कि ये बिल्कुल एक्सियम एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब क्या होता था, सत्य, जिसको कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती थी, विदाउट नीडिंग ए प्रूफ, जिसको एक ऐसा सत्य जिसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसी चीज को हम क्या कहते थे, एक्सियम कहते थे। हालांकि मैथ्स में हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में हम क्या बोलेंगे, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, है ना, एक्सियम की डेफिनेशन क्या होगी, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच वी एज्यूम, है ना, हमने जिसे ट्रू माना है, विच वी एज्यूम टू बी ट्रू, जिसको हमने क्या मान लिया है, ट्रू मान लिया है, और जिसकी प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने क्या माना है, विच वी एज्यूम टू बी ट्रू, जिसको हमने मान लिया कि वो क्या है, सत्य है। ठीक, विदाउट नीडिंग अ प्रूफ। ठीक, तो यही ऊपर वाली लाइन को ही लगभग घुमा के लिखा गया है। ठीक, तो इस तरीके से लोग खेल करते हैं, लेकिन कुल मिला के सच्चाई क्या है कि सर ऐसे कौन से स्टेटमेंट है जिनको आप ट्रू मान सकते हो, जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बोला 2 + 2 = क्या होगा, 4 होगा।
है ना। क्या इसको प्रूफ की जरूरत है? नहीं, इसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो दिस इज एन एक्सियम। ये क्या है? ये क्या है? एक एक्सियम है, ठीक, एन एक्सियम। क्यों भाई साहब, क्यों? इसका रीजन आप बता सकते हो क्यों? बिकॉज बता सकते हैं, इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ टू स्टेट इट्स ट्रूथ। हम ऐसा बोल सकते हैं, इसे कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक, एज इट इज एविडेंट इन इटसेल्फ। ये अपने आप में ही सच्चाई लिखी हुई है, ये अपने आप में ही सच्चाई लिखी हुई है। अच्छा, याद रखना हमने क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? एज्यूम टू बी ट्रू, क्योंकि हमारा बनाया हुआ तो हमने इसको सत्य माना हुआ है, तो इसमें कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है, ठीक। प्रूव एज इट इज एविडेंट इन इटसेल्फ दीजिए, ठीक। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि एक एक्सियम एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसे प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी कैसा रहता है? प्रूव्ड रहता है। क्यों प्रूव्ड रहता है? क्योंकि हमने इसे क्या मान लिया है कि प्रूव है। और ये जो वर्ड एक्सियम है ये कहां से डिराइव हुआ है? वर्ड एक्सियोमा से। और एक्सियोमा का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। अच्छा, एक चीज और, जैसे एक और एग्जाम्पल बोल दें, एग्जाम्पल तो ढेरों है, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक। जैसे यदि मैं बोल दूं, मान लीजिए कोई सा भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, हाँ ये ले लेते हैं, अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड, अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी, है ना। लाइन को कहां तक खींचा जा सकता है? इंफिनिटी तक खींचा जा सकता है, बोथ साइड से खींचा जा सकता है। तो ये क्या है? यस, दिस इज एन एक्सियम। अगेन दिस इज एन एक्सियम। ये क्या है? एक एक्सियम है भाई साहब, ठीक। तो याद रखना, तो आप समझ गए होंगे कि एक्सियम एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है ना, जिसे कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी कैसा रहता है? प्रूव्ड रहता है, उसे कोई भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं रहती। तो मेरे ख्याल से आपके पास समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक नोट बना के और बात बता दें, क्योंकि आजकल के जो ऑथर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो कई तरीके के सिनोनिम्स आजकल यूज करने लगे हैं, तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक। तो देखिए, एक नोट क्या आपको बता दे रहा हूं कि एक्सियम is also called या written as क्या भाई साहब? postulates। इन्हें क्या कहा जाता है साथ में? postulates भी आजकल के ऑथर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक। यानी कि इसके लिए मैं postulate वर्ड भी यूज कर सकता हूं। क्या बात समझ में आ गई आपको? ठीक। तो याद रखिएगा कि एक्सियम को पोस्टुलेट भी कहा जाता है, और एक्सियम एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसे प्रूफ की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, ऑलरेडी कैसा हमने मान के रखा है? प्रूव्ड मान के रखा हुआ है। अच्छा, अब हमने पीछे बात करी थी कि हम रियल नंबर सिस्टम को किस तरीके से पढ़ेंगे, तो हम रियल नंबर सिस्टम को एक अनडिफाइंड या अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट की तरह देखेंगे, जो कि कुछ एक्सियम्स को क्या करता होगा? फॉलो करता होगा, है ना। कुछ एक्सियम्स को फॉलो करता होगा, यानी कि मतलब कि कुछ ऐसे ट्रू स्टेटमेंट होगा जिसको क्या करता होगा? फॉलो करता होगा, उनकी मदद से। अच्छा, हम ऐसे स्टेटमेंट को चुनेंगे। एक बात और आपको बता दे रहा हूं, हम सिर्फ उन्हीं को एक्सियम मानेंगे जिनकी मदद से हम बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो बाकी के एक्सियम्स होंगे, उनको क्या कर पाए? प्रूफ कर पाए। कुछ ऐसे एक्सियम्स मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं, जिनकी मदद से फिर आप कोई भी दुनिया का एक्सियम आ जाए, आप उसको क्या कर पाओगे? प्रूफ कर पाओगे। तो याद रखिएगा कि एक्सियम एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसे कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। और रियल नंबर को हम किस तरीके से डील करने वाले हैं? यहाँ पे हम एक अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की चीज मानेंगे, जो कि कुछ एक्सियम्स को क्या करता है? फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, और वो एक्सियम अपने आप में और क्या कहलाते हैं? पोस्टुलेट्स भी कहलाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से, क्योंकि वो कुछ एक्सियम्स को फॉलो करता है, तो आगे आप देखोगे कि अब एक्सियम्स को हमने क्या किया? 3 हिस्सों में बांट दिया, ठीक। मैं आपको बताता हूं, एक्सियम्स को 3 हिस्सों में बांट दिया। यहां पे लिख देता हूं, these axioms divided into 3 कैटेगरीज, है ना। कितने हिस्सों में बांट दिया गया? 3 कैटेगरीज बोल लो या पार्ट्स बोल लो, ठीक। याद रखना, जैसे पहला पार्ट आप सब बहुत अच्छे जानते होंगे। पहले पार्ट को, यानी कि पहले एक्सियम को कहा गया फील्ड एक्सियम। क्या कहा गया? फील्ड एक्सियम।
ठीक। अभी फील्ड एक्सियम क्या होता है भाई साहब? देखिए फील्ड एक्सियम में हम क्या करेंगे, हम क्योंकि रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर सिस्टम है, ठीक। और हमने रियल नंबर सिस्टम को अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट माना है जो कि कुछ एग्जाम्स को फॉलो करता है। तो जिसमें जो पहला एक्सियम आ रहा है वो क्या आ रहा है, फील्ड एक्सियम, ठीक। दूसरा एक्सियम, जो दूसरा एक्सियम है उसे कहा जाता है ऑर्डर्ड एक्सियम, ऑर्डर्ड एक्सियम, ठीक। और तीसरा भी मैं लिख ही देता हूं, ठीक। तीसरा है आपका कंप्लीटनेस एक्सियम। कौन सा एक्सियम? कंप्लीटनेस एक्सियम। तो भाई साहब ये रहे वो तीन कैटेगरीज। इन तीन को पढ़ लिया तो समझ जाइए री एनालिसिस ही पूरा हो गया एक तरीके से। क्यों सर, क्यों? देखिए इन्हीं तीन एक्सियम में पूरी री एनालिसिस कवर होती है, लोग सोच नहीं पाते हैं, है ना। देखिए फील्ड एक्सियम में तो सबसे पहले आप रियल नंबर्स की फील्ड तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। क्यों साहब, क्यों फील्ड ऑफ रियल नंबर्स? इसलिए क्योंकि जैसे जब फील्ड ऑफ रियल नंबर आप तैयार कर लेंगे तभी तो आप उनके ऊपर वर्क कर पाएंगे, उनके ऊपर खेल पाएंगे, उनके ऊपर कार्य कर पाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि यदि आपको क्रिकेट खेलना है तो जाहिर सी बात है आप बास्केटबॉल के फील्ड में जाके क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपको एक स्टेडियम चाहिए जो कि किसका होगा, क्रिकेट का होगा। तो भाई क्रिकेट की पहले फील्ड तैयार की जाती है ना, बीच में सारी पिच वगैरह बिछाई जाती है, मार्क्स लगाए जाते हैं कहाँ पे 6 होगा, कहाँ पे 4 रन होंगे, ठीक। तो उसी तरीके से फील्ड तैयार की जाती है। वहां पे भी नियम रहते हैं कि लेग बिफोर विकेट हो जाएगा या कैच आउट होगा। तो जो नियम बांधे गए हैं, है ना, उससे एक फील्ड तैयार होती है। उस फील्ड पे आप क्या खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो। उसी तरीके से बास्केटबॉल की एक फील्ड तैयार की जाती है ना, उसी तरीके से टेनिस, बैडमिंटन, तो हर चीज की एक फील्ड तैयार की जाती है। तो यदि आपको रियल नंबर्स के ऊपर बात करनी है तो आप क्या करेंगे, रियल नंबर्स की एक फील्ड तैयार करेंगे। तो इसलिए पहला एक्सियम क्या करता है, रियल नंबर्स की एक फील्ड तैयार करता है ताकि आप रियल नंबर्स को उस पर रख के परख पाओ, उनको साथ खेल पाओ, उनको नियमों में बांध पाओ कि भैया देखिए यदि तू ऐसा करेगा तो तेरे को 4 रन मिलेंगे, यदि तू ऐसा करेगा तो तू आउट हो जाएगा या तो नॉट आउट रहेगा। तो बिल्कुल क्रिकेट की फील्ड की तरह यहाँ पे भी फील्ड उसी तरीके से काम करेगी। तो हम पहले क्या करेंगे, फील्ड ऑफ रियल नंबर तैयार करेंगे। यानी कि इसमें कुछ खास नहीं है, फील्ड ऑफ रियल नंबर तैयार करने का टॉपिक आज हमारा शुरू होगा। दूसरा जो हमारा एक्सियम आता है क्या, ऑर्डर्ड एक्सियम। ऑर्डर्ड एक्सियम में आप बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो रिलेशन, है ना, सबसे पहले क्या, रिलेशन बिटवीन रियल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर्स की जब फील्ड तैयार हो जाएगी तो उन रियल नंबर्स में आपस में क्या क्या रिलेशन पॉसिबल है, कितने टाइप्स के रिलेशन पॉसिबल हैं, उनके ऊपर बात की जाएगी। इसके ऊपर ऑर्डर्ड एक्सियम के ऊपर। यहीं पे एक टॉपिक होता है जिसको कहा जाता है एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। क्या होता है, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो उसको भी हम यहीं पे पढ़ने वाले हैं, ठीक। यहाँ पे और क्या पढ़ेंगे हम, सबसेट्स, है ना, और क्या पढ़ेंगे, सबसेट्स ऑफ रियल लाइन। हम रियल लाइन के सबसेट्स के बारे में भी जानेंगे। कौन से टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे ऑर्डर्ड एक्सियम में। साथ में हम सुप्रीमम, है ना, सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ठीक, इन्फीमम ऑफ सबसेट्स को भी निकालना सीखेंगे। यानी कि किसी भी सबसेट या सेट के इन्फीमम और सुप्रीमम किस तरीके से निकाले जाते हैं, ये भी हम यहीं पे सीखेंगे। और हम साथ में यहाँ पे इंडक्टिव सेट जैसे कुछ जो इंपॉर्टेंट सेट हैं उनको भी यहाँ पे कवर करेंगे कि इंडक्टिव सेट क्या होता है, दूसरे सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिसाइड करेंगे, ठीक। साथ में कुछ थ्योरम्स होंगी यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, थ्योरम्स के बिना काम कैसे चलेगा। और साथ में हम बहुत सारे क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि जो पहला टॉपिक था हमारा फील्ड एक्सियम, उसमें मैंने एक ही लाइन लिखी, वो फील्ड ऑफ रियल नंबर है। हालांकि वो भी एक टॉपिक है, लेकिन उससे बड़ा टॉपिक आप देख पा रहे होगे ऑर्डर्ड एक्सियम में इतने सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, ठीक। अगला आएगा आपका कौन सा, कंप्लीटनेस एक्सियम। कंप्लीटनेस एक्सियम इन के आखिरी में तो समझ जाइए वो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा टॉपिक है। कंप्लीटनेस एक्सियम में आप सबसे पहले तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में बात करेंगे, है ना। यानी कि जो फील्ड आप बनाएंगे आप उसकी कंप्लीटनेस पे बात करेंगे, किस तरीके से कंप्लीट हो सकता है। एक कंप्लीट मैच कब कहलाएगा, जब उसमें सारी रूल्स और रेगुलेशंस लागू हो जाए और बिल्कुल अच्छे से वो मैच खत्म हो जाए, तभी तो कंप्लीट कहलाएगा। तो उसी तरीके से जब ये सारी बातें हो जाएंगी तब हम कंप्लीटनेस के ऊपर बात करेंगे। तो ठीक, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, ठीक, यानी कि यहां से यहां पे आएंगे, फिर उस ऑर्डर्ड फील्ड को भी क्या कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे। तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के ऊपर बात करेंगे। यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको, है ना, आए दिन यूपीएससी इससे रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन देता रहता है, जिसको कहा जाता है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा मेरे ख्याल से, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी।
ठीक। और क्या भाई साहब, इसमें भी आप देख सकते हैं लिमिट पॉइंट्स, है ना, इसी में लिमिट पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक। और इसमें भी बाउंडेडनेस, है ना, बाउंडेडनेस आएगा, ठीक, बाउंडेडनेस आएगा कि है ना किस तरीके से आप किसी भी सीक्वेंस और सीरीज के बाउंडेडनेस को डिफाइन कर सकते हो या निकाल सकते हो, ठीक। यहीं पे डिराइव्ड सेट, है ना, एक टॉपिक आएगा डिराइव्ड सेट की, डिराइव्ड सेट क्या होता है। तो इस तरीके से बहुत से टॉपिक हैं, ठीक। यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट पॉइंट्स। यहीं पे आप नेबरहुड आपने सुना होगा, शॉर्टकट में आजकल हम लोग NBD लिखते हैं, ठीक। यहीं पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ नेबरहुड के बारे में बात करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक, बहुत बड़ा टॉपिक है भाई साहब, चलता ही जा रहा है ना, डॉट 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 लगा दूं थोड़ा, फिर एक्सेट्रा पे, यानी कि इनफाइनाइट टॉपिक्स पे बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि इस पे कवर होने वाले हैं। तो ये है इसी पूरे को, ये जो 3 एग्जाम डिवाइड किए गए हैं ना, असल में 3 एग्जाम्स को आप अपने आप में बोल सकते हैं कि ये किसको कंप्लीट करते हैं, ये सब मिलके कौन सा सब्जेक्ट तैयार करते हैं, ये लोग मिलके रिया एनालिसिस नाम का एक सब्जेक्ट तैयार करते हैं, सिर्फ ये 3 एग्जाम, क्योंकि इन 3 एग्जाम्स ने अपने अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज को छुपा के रखा। तो इतनी बात आप सबको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, ठीक। तो ये थे वो तीनों एग्जाम्स, बारी बारी हम इनके बारे में बात करते जाएंगे। लेकिन अब सबसे पहले आप किसको उठाने वाले हैं, फील्ड एग्जाम, ठीक। इसकी आपको PDF वगैरह अभी तो मिल जाएगी, ऐप में ही मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी कोर्स अपन कवर करेंगे, क्योंकि UPSC का है, तो जितना डीपली आप पढ़ सकते हो उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं, फील्ड एग्जाम। अब फील्ड एग्जाम से पहले हमें एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि फील्ड डिफाइन करना है ना, तो वो एक टॉपिक आपको पढ़ना आना चाहिए। उस टॉपिक का नाम है बाइनरी ऑपरेशन। क्या नाम है उस टॉपिक का, बाइनरी ऑपरेशन। अब भाई साहब ये बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज है, तो देखिए मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक, क्योंकि डेफिनेशन पहले लिख दें उसके बाद एक्सप्लेन करें तो मजा काफी आता है, ठीक। तो डेफिनेशन क्या होगी, लेट G बी नॉन एम्प्टी। हालांकि कई लोग जानते होंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है, हम कोर्स पूरा पढ़ रहे हैं, डीपली पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे एकदम छोटे बच्चों वाली बात नहीं करना चाहता हूँ, इतना आप याद रखिए, मैं एक लेवल लेके चलूंगा आप लोगों का, है ना। मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम, ये सारे ऊपर बात नहीं करूंगा, ठीक। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये सारी बातें तो आती हैं, मैं सिर्फ जो मेन टॉपिक्स हैं उनको कवर करूंगा, सारे क्वेश्चन से डील करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक। तो देखिए डेफिनेशन में हम आ जाए, लेट G बी नॉन एम्प्टी सेट एंड, अब इसी किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपको निकालना आना चाहिए। तो इसी सेट का यदि मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा, G क्रॉस G इज इक्वल्स टू, इसमें किस तरीके के एलिमेंट होंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, यदि मैं लिखूं A, B, जहां पे आप जानते हो जो पहला एलिमेंट होगा वो भी G का होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो भी G का ही होगा, ठीक। देन in this Cartesian product, when we apply any operation and it will operate the element of this G cross G, क्योंकि G cross G किस तरीके के एलिमेंट्स रखता है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट्स रखता है। ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। कभी भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट्स बनेंगे, और ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट्स होते हैं, मिनिमम 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। तो ये ऑपरेशन जो होगा वो इस G क्रॉस G जो कि एक सेट है उसके इन एलिमेंट्स के ऊपर क्या होगा, ऑपरेट होगा, और बदले में जो रिजल्ट आएगा वो उस पर्टिकुलर सेट का होगा जिसका क्या निकाला गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक। इज वेयर, है ना, वेयर O, है ना, ये जो O है मैंने O से दिखाया, वेयर O इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। क्यों, और बाइनरी का मतलब क्या होता है भाई साहब, बाइनरी का मतलब ही 2 होता है। अरे बाइनरी का मतलब ही भाई साहब क्या होता है, 2 होता है, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है बाइनरी, तो किन्हीं 2 को ऑपरेट करने वाला जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो भाई साहब G क्रॉस G में किस तरीके के एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, और ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट्स है, 2, और 2 एलिमेंट्स को ऑपरेट करने वाला जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। अच्छा, इतना यदि आपको समझ में आया, लेकिन यदि मैं थोड़ा सा और हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मेरे साथियों ने नहीं देखा होगा, जिन्हें नहीं पता है। मान लीजिए ये जो G क्रॉस G है, इसमें जब ऑपरेशन ऑपरेट हुआ, मान लो इसका एलिमेंट ले लिया आपने A, B आपने ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे आपने इन दोनों पे क्या लगाया, ऑपरेशन लगाया।
ये जैसे ही ऑपरेशन अंदर जाएगा, ए और बी को ऑपरेट करेगा, तो बदले में रिजल्ट आएगा कुछ भी। मान लो मैंने बोला ए ऑपरेशन बी, इस तरीके से लिख दिया, या फिर चलो ये अच्छा नहीं लग रहा, मैंने लिख दिया सी, ठीक। तो जो एलिमेंट आएगा वो किसका होगा, इस जी का होगा। और ये जी क्या था, जिसका क्या निकाला गया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कईयों को ये डाउट होगा, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम एग्जांपल पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नेचुरल नंबर को इसी तरीके से लिखा जाता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया तो उसके लिए आप अच्छे जानते हैं क्या आएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक, इनफाइनाइट सेट है। तो जिस दिन मैंने आपसे बोला बताइए n क्रॉस n, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। बताइए इसमें एलिमेंट क्या होगा, मेरे ख्याल से निकालना आता होगा आपको। कुछ लोगों को मैं पहले यहाँ पे अलग से कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दूं, क्योंकि मुझे डाउट ना रहे कि आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट याद है कि नहीं। हालांकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मान नहीं सकता कि आपको ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें आपको याद ना हो। फिर भी देखिए कौन सा ज्यादा टाइम लगना है। मान लीजिए एक सेट ए ले लिया हम, 1 और 2 दो एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं, एक सेट बी ले रहे हैं हम यहाँ पे 3 और 4। तो यदि मैं बोलूं कि बताइए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कितना होगा, तो बहुत ही सिंपल है। ये भी एक अपने आप में कैसा होगा, सेट होगा। सबसे पहले 1 किससे ऑपरेट होगा, 3 के साथ, तो 1 3। फिर 1 किसके साथ ऑपरेट होगा, 4 के साथ, तो 1 4। उसका 2 किसके साथ ऑपरेट होगा, 3 के साथ, तो 2 3। और फिर 2 किसके साथ ऑपरेट होगा, 2 4, ठीक। और ये इनको मैंने एलिमेंट्स के फॉर्म में सेपरेट कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने आप में क्या होता है, एक सेट होता है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एक पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट और ये चौथा एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं, ठीक। अब मैंने मान लीजिए मैंने क्या किया कि अब इन दोनों में, है ना, इन दोनों में, या फिर ऐसे एक और ले लो, जैसे मान लो इन्हीं का एक ही साथ ले लो। ए यदि आपने 1 2 लिया है ना, ए आपने क्या लिया 1 2, तो बताइए ए क्रॉस ए कैसे होगा, ये तो आपको पता ही होगा। ए क्रॉस ए को ए स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो ए क्रॉस ए आप बोलेंगे साहब इसको 2 बार लिखना है, यानी कि एक बार 1 1, ठीक, और 1 2, और फिर 2 1, और फिर 2 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि ये बनेगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा भाई साहब ये समझ में आ गया। मान लीजिए थोड़ी देख लिया, हालांकि इसमें वो ऑपरेशन इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर भी एक छोटा सा ऑपरेशन ले रहा हूं मैं, प्लस ऑपरेशन, और इसको भी ज्यादा डीपली नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे वो डीपली डिस्कस हो जाएगा। प्लस ऑपरेशन लिया, ठीक। प्लस ऑपरेशन मैंने किस पे अप्लाई किया, ए क्रॉस ए में। देखते हैं क्या ए का एलिमेंट आता है कि नहीं। तो आपने ए क्रॉस ए का एक एलिमेंट लिया, मान लीजिए, हालांकि यहाँ पे आ पाएगा कि नहीं, आ सकता है। चलिए ये वाला ऑर्डर्ड पेयर ले लिया है ना, 1 1। मैंने क्या बोला ना, क्या है, हमने सेट बहुत छोटा कर दिया। मैं इसके आगे डॉट डॉट अभी लगाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ ऑलरेडी है ना, ये वाला बिल्कुल वैसा ही बनेगा, ठीक। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लिया 1 1, पहला ऑर्डर्ड पेयर उठाया, उसमें कौन सा ऑपरेशन लगाया, प्लस ऑपरेशन लगाया। प्लस ऑपरेशन होते ही वो इन दोनों को अंदर जाके क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ऑपरेट करेगा क्या कि 1 + 1 कितना आता है आंसर, तो आप बोलोगे 1 + 1 2 आता है। अब आपको देखना क्या जो 2 है वो ए के अंदर है कि नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ 2 ए के अंदर है। इस केस पे मैं बोलूंगा जो प्लस है, जो कि प्लस है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों, क्योंकि उसने उसी सेट के 2 एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट किया और जो रिजल्ट आया वो भी उसी सेट का हुआ, वो किसी और सेट में नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे हर जगह फॉलो नहीं होगा, 1 + 2 3 हो जाएगा और 3 यहाँ पे सेट में मौजूद नहीं है, ठीक। तो प्लस इस पर्टिकुलर सेट के लिए here plus is not binary ऑपरेशन। प्लस क्या है यहाँ पे, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। पहले ऑर्डर्ड पेयर के लिए फॉलो हो रहा है, पर सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए फॉलो नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 + 2 4 होता है, 4 भी हमारे इस सेट में मौजूद नहीं है। लेकिन वहीं पे जब ये इनफाइनाइट सेट हम ले रहे हैं, ये वाला n क्रॉस n वाला, तो ये 1 2 3 डॉट 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 है ना। अब जाहिर सी बात है जब इसका n क्रॉस n बनाओगे तो आएगा 1 1 1 2 है ना, 1 3। एक बार 1 के साथ सभी बनेंगे 1 4 डॉट डॉट डॉट, फिर ऐसे 2 1 2 2 समझ रहे होंगे आप, 2 3 2 4 डॉट 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 डॉट, ऐसे 3 1 है ना। इस तरीके से बढ़ रहा होगा चीजें और ऐसे यहाँ पे नीचे बढ़ रहा होगा, तो ये एक क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा और ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, नहीं खत्म होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आएगी n क्रॉस n। अब n क्रॉस n का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो,
कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो, मान लो आपने बीच में से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लिया 2,4 और आपने ऑपरेशन डिफाइन किया, आपने n क्रॉस n के ऊपर कौन सा ऑपरेशन डिफाइन किया, एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन किया। अब जैसे डिफाइन करोगे तो n क्रॉस n में किस तरीके का एलिमेंट होता है, इस तरीके का एलिमेंट है, कोई सा भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो, मान लो ये आपने 2,3 लिया, तो जब आप 2,3 के ऊपर ऑपरेशन डिफाइन करोगे प्लस, तो आंसर कितना होना चाहिए, 2 + 3 कितना होता है 5। क्या 5 भी उस पर्टिकुलर सेट का है जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया, तो आप देखोगे हाँ 5 भी इस n का एलिमेंट है, 5 भी इस n का एलिमेंट है, 4 के बाद क्या आएगा 5 भी तो आने वाला है। यानी कि हम बोलेंगे देयरफॉर एडिशन कुछ तरीके से लिख रहा हूं, एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि इस पर्टिकुलर सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को जब ऑपरेट करेगा तो जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट का होगा जिसका क्या लिया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है, इसलिए जो प्लस है उसके लिए क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, क्योंकि उसने क्लोज्ड करके रखा है, अपने आप को अंदर ही रखा है, बाहर के एलिमेंट्स को लाके नहीं दे रहा है ना। इसको आप एक बॉक्स मान सकते हैं, एक बॉक्स है, इस बॉक्स के बाहर का एलिमेंट कभी भी नहीं आने वाला है, जो इसके अंदर एलिमेंट्स है वही रिजल्ट आएगा। ठीक, जैसे यदि बोलो सर क्या कोई ऐसा ऑपरेशन है जो कि बाइनरी ऑपरेशन ना हो, जैसे यदि मैं इसी सेट में, है ना, मैं इसी सेट में यहां पे लिख दे रहा हूं, इतने में लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूज ना हो, यदि मैंने n क्रॉस n में, है ना, मैंने n क्रॉस n में मान लीजिए ऑपरेशन डिफाइन किया सब्ट्रैक्शन, तो कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर आप ले सकते हो, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हो। आपने मान लीजिए ये वाला ऑर्डर्ड पेयर लिया 2,2, तो जैसे ही आप लोगे तो 2,2 ऑर्डर्ड पेयर में आपने क्या ऑपरेशन लगाया, माइनस का ऑपरेशन लगाओगे तो 2 - 2 कितना आएगा 0। बताइए क्या वो n का एलिमेंट होता है, तो आप बोलोगे नहीं, नेचुरल नंबर में तो 0 आता ही नहीं है। उसी समय आप मना कर दोगे कि सब्ट्रैक्शन, मैं ऐसे लिख रहा हूं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो इतनी बात यदि आपको समझ में आई है तो इसके बाद अगला टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उस टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या नाम है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपको बाइनरी ऑपरेशन आना बहुत जरूरी है। बाइनरी ऑपरेशन को कभी कभी बाइनरी कॉम्पोजिशन भी कहा जाता है। जब आप कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन का, है ना, बाइनरी कॉम्पोजिशन। ठीक, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बाइनरी कॉम्पोजिशन। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, साथ में मैं यहाँ पे एक चीज और नोट डाल के लिख दे रहा हूँ, क्या कि following symbols are used for रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। कौन कौन से, है ना, आपने नाम सुने होंगे, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, इस तरीके के साइन देखे होंगे, यूनियन, है ना, और इंटरसेक्शन। ठीक, तो ये वाले साइन आपने देखे होंगे। ठीक, डायरेक्ट सम का, वेक्टर सम, वेक्टर एडिशन, ये सारी। ठीक, बाकी नॉर्मल तो है ये, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बहुत सारे सिंबल्स, है ना, ये स्टार भी यूज होता है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सिंबल्स, बाइनरी ऑपरेशन। इनमें से कोई भी आप ऑपरेशन इस ओ की जगह लिख सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पे ओ लिखा। ओ की जगह आप पर्टिकुलर ऑपरेशन डिफाइन करो उस सेट के लिए। यदि वो उस सेट के दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करके जो रिजल्ट दे रहा है उसी सेट का दे रहा है जिसका कि क्या लिया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया, तब वो बाइनरी ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और तब आप बोलोगे कि उस पर्टिकुलर सेट के लिए वो जो ऑपरेशन था वो क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। और सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए बात लागू होनी चाहिए। कोई एक भी छूट गया देन इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि यहाँ पे हमने एक रिजल्ट देखा था, एक ऑर्डर्ड पेयर तो फॉलो हो रहा है लेकिन बाकी ऑर्डर्ड पेयर नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। ठीक, तो बाइनरी ऑपरेशन तभी कहा जाएगा जब वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ऑपरेट होने के बाद रिजल्ट उस पर्टिकुलर सेट का देंगे जिसका कि क्या लिया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है। देन दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन इज टर्म्ड एज बाइनरी ऑपरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर सेट ओनली। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी? और यदि नहीं देन इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिनोटेड बाय दीज सिंबल्स। आप सिंबल्स देख सकते हैं, और भी रहते हैं। ठीक, ये सारे सिंबल्स, हालांकि मैक्सिमम इतने ही यूज हमें करने हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बाइनरी ऑपरेशन तो क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है, जो हमारा अगला टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। क्या रहती भाई साहब? द स्ट्रक्चर्स which are used in algebra
आर कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स। सर ये तो आपने मजाक कर दिया। हाँ बिल्कुल सही, मजाक कर दिया। हालांकि मैं इसकी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे आऊँगा। ठीक, ये डेफिनेशन पूरी किससे जुड़ी हुई है? बाइनरी ऑपरेशन से ही जुड़ी हुई है। ठीक, मैं इसकी एक और डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्या है वो? कि अ नॉन एम्प्टी सेट, मान लीजिए नाम दिया उसका जी, पीछे नाम जी दिया था अपन ने शायद से। अ नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कॉम्पोजिशन, मैं पीछे आपको बता चुका हूं, विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स। सर ये क्या कह गए आप? बहुत ही सिंपल है। पीछे का यदि आपको अभी पूरी बातें क्लियर है ना, तो ये बात आपको क्लियर होगी। जिसको क्लियर नहीं हुआ पीछे रिवर्स कर सकता है वीडियोस को, है ना। तो देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने बात करा कि सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है वो प्लस के साथ बाइनरी ऑपरेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बिल्कुल। यानी कि नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए जब भी मैं प्लस अप्लाई करूंगा, जो रिजल्ट आएगा वो उसी नेचुरल नंबर्स के अंदर में ही आएगा। तब मैं इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा। समझ में आई बात? और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको फेस दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के अंदर n कॉमा प्लस, इस चीज को कहा जाता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। समझ में आई बात? इस चीज को क्या कहा जाता है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक, यानी कि ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसे हम एल्जेब्रा में यूज कर सकते हैं। यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जो प्लस है वो क्या कहलाएगा? एक बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। जबकि ऐसा आप कभी लिखा नहीं देखेंगे n माइनस, ये गलत होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए एक ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए 1,2 तो इसका एक ऑर्डर्ड पेयर हो गई होगा। जैसे ही मैं इसमें सब्ट्रैक्शन अप्लाई करूंगा तो आप क्या बोलोगे कि सर अब 1 - 2 करना पड़ेगा। 1 - 2 करते कितना आएगा? -1। क्या -1 नेचुरल नंबर में होता है? आप बोलोगे नहीं, -1 नेचुरल नंबर में नहीं होता है। ठीक, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमने जो सिंबल यूज किए थे और जो हमारा पर्टिकुलर सेट है। अच्छा एक बात और, एक सेट में एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन फॉलो हो सकते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर प्लस के साथ बाइनरी ऑपरेशन बनाता है, नेचुरल नंबर प्लस साथ में एक और ऑपरेशन डाल दिया डॉट, इसके साथ भी क्या मिलके बनाएगा? एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये यदि एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है तो ये भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। क्यों? मान लीजिए जो n क्रॉस n है उसमें मैंने इस बार ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लीकेशन यानी कि डॉट। ठीक, तो जो रिजल्ट आएगा ऑब्वियस सी बात है वो भी नेचुरल नंबर का ही आएगा। इतना आप पुष्टि कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आप इतने समझदार हैं। जैसे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लिया आपने 2,3 ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएगा, तो 2,3 जब ऑपरेट होगा तो कितना आएगा? आप बोलेंगे इसमें क्या ऑपरेशन लगाया गया है? डॉट का ऑपरेशन जैसे लगाएंगे तो 2 3 जा 6। क्या लगता है 6 नेचुरल नंबर में होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है भाई साहब। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सेट है, ये जो पर्टिकुलर सेट है नेचुरल नंबर्स का, ये प्लस के साथ भी बाइनरी ऑपरेशन है और मल्टीप्लीकेशन के साथ भी बाइनरी ऑपरेशन। तो ये चीज क्या कहलाती है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक, एल्जेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जब अभी तो हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, हमें डेफिनेशन की जरूरत थी इसलिए हमने डेफिनेशन ले ली। ठीक, बाकी हम एल्जेब्रा में इसको पढ़ेंगे। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आपने जो बाइनरी ऑपरेशन लिखे, जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक सेट जी लिया हुआ है, तो जी के साथ हमने मान लीजिए ऑपरेशन हो, ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। जी के साथ मैंने मान लिया स्टार डाल दिया, ऐसे यूनियन डाल दिया, इंटरसेक्शन डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। ये सब क्या स्ट्रक्चर जो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं 2 ही डालूं, हमने यहाँ पे मोर लिखा है। मान लीजिए स्टार के साथ भी हो रहा होगा, इंटरसेक्शन, यूनियन, है ना, ये इंटरजेक्शन और कंजक्शन, इन सब के साथ, सॉरी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं बनेगा। ठीक, तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो इतने सारे ऑपरेशन लगा दिए, देख पा रहे होंगे आप मेरे ख्याल से। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होंगे। जैसे रियल नंबर्स में, है ना, रियल नंबर्स की यदि बात की जाए, जो नेचुरल नंबर सिस्टम है वो प्लस के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक, और जो नेचुरल नंबर है वो साथ में मल्टीप्लिकेशन के साथ भी क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। यदि मैं बात करूं होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स भी प्लस के साथ कैसा होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। होल नंबर्स जो होगा वो खुद ही इमेजिन करिए, कोई भी होल नंबर लीजिए, उनको ऐड करिए, क्या बदले में होल नंबर आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आप देखेंगे होल नंबर ही आएगा। वैसे होल नंबर डॉट के साथ भी क्या होगा? एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। यदि मैं बात करूं इंटीजर्स की, इंटीजर्स जहलान वर्ड से आया है,
छोटी क्लासेस के बुक में पढ़ा होगा, इसलिए z लिखा जाता है, i भी लिखते हैं। ठीक, तो इंटीजर्स, किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करो, बदले में जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर्स का ही आएगा। यानी कि इंटीजर्स का लिए तो भाई डॉट भी आता है, हाँ डॉट भी आता है। इंटीजर्स के लिए एक और आता है, इंटीजर्स के लिए भाई साहब सब्ट्रैक्शन भी। किन्हीं भी दो इंटीजर्स को लो, आपस में सब्ट्रैक्ट करो, जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। डिवीजन के लिए यदि बात करें तो डिवीजन के लिए एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। आप जानते हैं नीचे वाला जो नंबर होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक, तो कोई भी आपने जैसे मान लिया, आपने ले लिया फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर। ठीक, तो नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं क्या? नहीं, पहली बात तो नेचुरल नंबर्स के लिए आएगा ही नहीं, नेचुरल नंबर्स में आएगा ही नहीं, ना नेचुरल नंबर्स ना होल नंबर्स ना, तो कौन कौन सा आएगा? एक तो आप रैशनल नंबर ले लीजिए, रैशनल नंबर के लिए क्यू यूज करते हैं, तो क्यू प्लस के साथ भी क्या आता है ना, फिर क्यू डॉट के साथ भी क्या बनाता है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जो रैशनल नंबर का सेट है वो सब्ट्रैक्शन के साथ भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन जब डिवीजन की बात आएगी ना, तो आपको रैशनल नंबर में से पहले क्या माइनस करना होगा? जीरो। उसके बाद वो डिवीजन के साथ क्या बनाता है? उसके बाद वो क्या बनाता है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में से यदि जीरो हटा दिया तो टेंशन खत्म। अब रैशनल नंबर में जीरो है नहीं, तो आप किसी भी नंबर को किसी से भी डिवाइड करो, नीचे जीरो कभी भी आने वाला नहीं, और नीचे जीरो नहीं आएगा तो कभी भी नॉट डिफाइंड का केस आएगा ही नहीं, इंफिनिटी का केस आएगा ही नहीं आएगा। तो ये अपने आप में सेट कैसा है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। इतनी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। ठीक, ऐसे ही रियल नंबर्स, इन सभी रियल नंबर्स को उठाओ तो रियल नंबर्स जो है प्लस के साथ क्या होगा भाई साहब? बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। रियल नंबर्स की बात ही क्यों करें, अब अगला जो नंबर सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो है ना, उसको ऐसे लिखते हैं और ऐसे काटते हैं। तो जी हाँ, प्लस के साथ क्या है? वो बाइनरी ऑपरेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम ऐसे ही डॉट के साथ भी क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। और बाइनरी ऑपरेशन है तो ये अपने आप में क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम अपने आप में क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन के साथ भी क्या बनाएगा? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में भी जीरो होता है, तो इसमें से भी पहले क्या हटाना पड़ेगा आपको? जीरो। तब जाके डिवीजन के साथ क्या बनाएगा? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की कहानी काफी खत्म में आ गई होगी, समझ में भी आ गई होगी, है ना? खत्म में आ गई होगी बोल रहा हूँ। ठीक, क्यों खत्म में क्यों आ गई होगी? ये बोलने का रीजन इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की अपने आप में कोई डेफिनेशन खास नहीं है। असल में जिसको ये पता है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और बाइनरी ऑपरेशन से वो रिलेट कर पा रहा है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, तब उसको समझ में आएगा कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे बने। ये तो सिर्फ एक शेप मिल गया है कि हाँ भाई साहब, ये पर्टिकुलर सेट इस ऑपरेशन के अपने आप को इस ऑपरेशन के लिए बाइनरी ऑपरेशन मानते हैं। यानी कि ये सेट अलाउ करता है प्लस को कि भाई जब तू मेरी लाइफ में आएगा तो तू जो रिजल्ट देगा वो पॉजिटिव देगा, यानी कि मेरे सेट के अंदर का देगा, जो मैंने सोचा है वो तू वही देगा, वही कंसिडरेशन में देगा। इसलिए तू मेरे लिए क्या कहलाएगा? आज से बाइनरी ऑपरेशन। सबके लिए नहीं कहलाएगा ये। प्लस नेचुरल नंबर के लिए कहला रहा है, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इन लोगों के लिए कहला रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन है इन पर्टिकुलर सेट के लिए। ठीक, ऐसे इन सब के लिए लागू होता है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब यदि आपने समझ लिया तो हमारी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब? फील्ड बोलते हैं, है ना? फील्ड को देखने के लिए बहुत जरूरी बातें हैं कि फील्ड होता क्या है। यदि आप फील्ड समझ पाएंगे तो ही आपका काम बन पाएगा। तो देखिए फील्ड क्या होता है। ठीक, तो कोई भी एक सेट ले लो, जैसे मान लीजिए F, एक मैंने ऐसी नोटेशन ले लिया F और प्लस इसमें ऑपरेशन और एक डॉट ऑपरेशन, है ना? दिस पर्टिकुलर सेट F with these operation is called a field, है ना? is called a field, या फिर algebraic structure, this algebraic structure is called a field, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ this algebraic structure, ये वाला algebraic structure is called a field if, है ना? if कैसे? if it is commutative, यदि ये कैसा है? commutative हो। यदि ये जो आपका f है ये कैसा हो? कम्यूटेटिव हो। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है? इसके पास एक एलिमेंट हो जिसको यूनिटी कहा जाता है। हैज यूनिटी, हर पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जाए तो इसके पास यूनिटी होनी चाहिए। प्लस के रिस्पेक्ट में भी होनी चाहिए और डॉट के रिस्पेक्ट में भी होनी चाहिए, हम बात करेंगे। ठीक, तीसरी बात क्या रहती थी? ठीक,
इज, बहुत ही सिंपल सी बात है, इज सच दैट ईच नॉन जीरो एलिमेंट, ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दिस f, इस पर्टिकुलर f के possesses मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि इस f के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे क्या उनके पास क्या हो, उन सब के लिए एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसमें मौजूद हो, उसी f में मौजूद हो, ठीक, देन इट इज कॉल्ड अ फील्ड। तो ये जो डेफिनेशन है ना भाई साहब, पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, परेशान नहीं होना, कईयों के ऊपर से निकल गई होगी हो सकता है। ये जो डेफिनेशन है ये अलजेब्रा में पढ़ाई जाती है ना, ये डेफिनेशन कहाँ पढ़ाई जाती है, अलजेब्रा में पढ़ाई जाती है। तो मैं उसी से रिलेट करना चाह रहा था कि वहां पे भी फील्ड नाम की एक चीज होती है जो कि तैयार की जाती है, लेकिन हम तो क्या पढ़ रहे हैं भाई साहब, रियल नंबर सिस्टम। हम तो क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर सिस्टम में फील्ड को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। वहां पे भी इन प्रॉपर्टीज को बड़ा कर दिया जाता है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है और एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो काफी खूब सारी प्रॉपर्टीज बन जाती हैं, लगभग 13 या 14 कुछ प्रॉपर्टीज बना देते हैं, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे बात करें रियल नंबर सिस्टम में, तो रियल नंबर सिस्टम में फील्ड को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, हम इस पे बात करें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, रियल एनालिसिस पे चल रही बात, ठीक। हम अभी अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको कंपेयर करा दिया कि ये भी डेफिनेशन होती है ना, ये भी डेफिनेशन होती है, लेकिन हम बात किस पे करेंगे, फील्ड पे। तो मान लीजिए लेट अब वहां पे f के लिए हम यूज करते हैं फील्ड, वहां पे हम यूज करते हैं कहां पे, अलजेब्रा में। यहाँ पे हम यूज कर दे रहे हैं, मान लीजिए लेट r बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स with at least 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी कि इस रियल नंबर के सेट में कम से कम 2 एलिमेंट तो होने चाहिए, विथ एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, थोड़े अलग अलग हों वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एंड with 2 फंडामेंटल एल्जेब्रिक, है ना, एल्जेब्रिक कौन सी, यही ऊपर वाले ऑपरेशन, 2 फंडामेंटल एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, नेमली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक। यानी कि इस तरीके से लिख दे रहा हूं, एक तो मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट और एडिशन के लिए ये, ठीक। सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स या फिर पोस्टुलेट्स, एक्सियम या फिर पोस्टुलेट्स टू बिकम अ फील्ड, है ना। अब किस तरीके के पोस्टुलेट होंगे, जैसे कि पहले जो पोस्टुलेट होगा वो क्या होगा भाई साहब, हम R से डिनोट कर रहे हैं अपनी फील्ड को, तो जो R होगा वो प्लस के साथ एक अबेलियन ग्रुप होगा, इज ए अबेलियन ग्रुप। पहली चीज क्या होना चाहिए, उसे एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक। दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी कि जो रियल नंबर सिस्टम है वो डॉट के रिस्पेक्ट में, है ना, इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप, वो कैसा ग्रुप हो, एक कम्यूटेटिव ग्रुप हो। दूसरी ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करे, होल्ड करे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को होल्ड करे, तब जाके जो ये सेट R होगा, ये जो सेट R होगा क्या कहलाएगा, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स कहलाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, जैसे कि जो सबसे पहला हमारा होगा, पहली प्रॉपर्टी हमने क्या लिया, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख देते हैं, मान लीजिए हमने लिया, मान लीजिए इसको नाम दिया R1, ठीक, R1।
R1 में हम क्या लिखेंगे कि जो ये सेट ऑफ R रियल नंबर है प्लस ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है इज ए अबेलियन ग्रुप। हमें इसको क्या साबित करना है? अबेलियन ग्रुप साबित करना है। चलिए साबित करते हैं ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप साबित करने के लिए आपने अलजेब्रा में पढ़ा ही होगा, 5 प्रॉपर्टीज लगती हैं। पहली प्रॉपर्टी, क्योंकि 1 की पहली प्रॉपर्टी है, इस 1 की पहली प्रॉपर्टी, तो R11 लिख रहा हूं मैं, ठीक, ऐसा आपने अलजेब्रा में लिखा देखा भी होगा। तो R11 क्या कहलाएगी? तो R11 आपको बोलती है क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए भाई साहब? सेटिस्फाइड होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? आपने मान लीजिए जिस सेट को आपको क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना है, उस सेट में से आपने 2 एलिमेंट ले लिए। मान लीजिए एक एलिमेंट ए ले लिया, है ना, और दूसरा एलिमेंट बी ले लिया। किसका? सेट ऑफ रियल नंबर से। उन दोनों एलिमेंट्स को क्या कराया आपने? ऑपरेशन ओ से ऑपरेट कराया। यहाँ पे ऑपरेशन ओ क्या है? प्लस है, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख सकता हूँ। आप समझ गए होंगे, अब मुझे ओ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने ए प्लस बी कराया, तो जो ए प्लस बी जो ये बन के आया, ये भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? उस सेट ऑफ रियल नंबर का, ठीक। तो ये कुछ जानी पहचानी सी डेफिनेशन लग रही। हाँ, आप बोलेंगे सर ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है। बिल्कुल सही, ये बाइनरी ऑपरेशन ही है। क्लोजर प्रॉपर्टी अपने आप में बाइनरी ऑपरेशन ही है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक। इतनी बात यदि आप समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि यदि ए आर का एलिमेंट है, बी आर का एलिमेंट है, तो ए प्लस बी आर का ही एलिमेंट होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। किसी भी 2 नंबर को ले लो आप, रियल नंबर के किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को ले लो, आपस में ऐड करो, जो रिजल्ट आएगा वो एक रियल नंबर ही होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो जी हाँ, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? सेटिस्फाइज होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी की दूसरी प्रॉपर्टी तो 1 की 2, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई साहब? कि एडिशन, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, अभी कौन सा ऑपरेशन लिया हमने? पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एडिशन इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव बोले तो दैट इज, हमने बोला a प्लस बी प्लस सी करो, या फिर a प्लस बी फिर बाद में c ऐड करो, बात बराबर ही आने वाली है ना। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r। किन्हीं भी 3 एलिमेंट्स के लिए आप किन्हीं भी 3 एलिमेंट्स को रियल नंबर से लो, आप इस तरीके से ऐड करोगे तो रिजल्ट बदले में यही आएगा। आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए 1 2 और 3 एलिमेंट ले लिए, तो 1 + 2 पहले करो, बाद में 3 ऐड करो, या फिर, है ना, पहले 2 और 3 को ऐड कर लो। आप देखोगे रिजल्ट सेम ही आ रहा है। कितना? 6 = 6। नहीं, यही बात समझ में। तो यही वो प्रॉपर्टी जिसको एसोसिएटिव कहा जाता है। फिर पहले वाली की थर्ड प्रॉपर्टी R13। अब R13 क्या है? देखिए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू R। रियल नंबर के पास एक एलिमेंट होगा, कौन सा? 0 बिलोंग्स टू R, सच दैट क्या होगा भाई साहब? कि जब भी वो a + 0 यानी कि a कोई एलिमेंट है, तो जो रिजल्ट आएगा वो a ही होगा सभी एलिमेंट्स के लिए, है ना। सभी एलिमेंट्स जो कि किसके होंगे? r के होंगे। कहने का मतलब क्या है? आप कोई भी रियल नंबर लो, उसमें जैसे आप 0 ऐड करोगे, बदले में वो रियल नंबर ही तो आएगा। और ऐसा हर बार होगा। हर a जो कि किसका एलिमेंट होगा? r का होगा, उसके लिए हर बार ये कंडीशन क्या होगी? फॉलो होगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे वेयर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को क्या कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। इतनी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, फिर पहली की चौथी प्रॉपर्टी, ठीक। क्या है चौथी प्रॉपर्टी? बहुत ही सिंपल है। देखिए भाई साहब कि फॉर एवरी a इन R, यानी कि R के सभी एलिमेंट्स को लेके चल रहे हैं। फॉर एवरी a इन R का कोई भी एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, इसको देयर एग्जिस्ट का साइन बोलते हैं ना, इसको देयर एग्जिस्ट पढ़ा जाता है, ठीक। मैं तो बोल ही रहा हूं, तो सुन तो रहे होंगे, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उसके लिए लिख दे रहा हूं। देयर एग्जिस्ट का साइन बोला जाता है। देयर एग्जिस्ट -a इन R, यानी कि उस सेट में -a भी होगा, सच दैट कुछ इस प्रकार। किस प्रकार भाई साहब? कि जब a को उस -a से
इस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट किया जाएगा तो बदले में क्या आएगा, 0, जो कि क्या था ऊपर वाले में एडिटिव आइडेंटिटी था, तो बदले में वो 0 आएगा। इतनी बात आपको पता चल गई होगी। ठीक, यदि इतनी बात समझ में आ गई तब हम बोलेंगे कि हेयर माइनस ए इज, है ना, माइनस ए बिलोंग्स टू आर, लिख देता हूं थोड़ा और क्लियर कर दूं, माइनस ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। इसी चीज को क्या कहा जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि माइनस ए इस ए के लिए क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। एक और प्रॉपर्टी होती है R15, है ना, यानी कि इसी पहले वाले की फिफ्थ प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे कि एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि दो एलिमेंट लिए आपने, उनके बीच में ऑपरेशन लगाया a प्लस बी, तो बदले में आपको b प्लस ए भी तो बराबर ही मिलने वाला है। ठीक, ये सभी a और b के लिए लागू होता है, सभी a और b जो कि किसके एलिमेंट होंगे, रियल नंबर्स के लिए मौजूद होंगे। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको सारी क्लियर हुई होंगी। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 + 2 किया या 2 + 1 किया, बात तो एक ही है, 3 = 3, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, यदि मैंने बोला यदि मैंने एडिटिव इनवर्स की बात करी, एडिटिव इनवर्स की बात करी, तो कोई भी एक रियल नंबर लो, मान लो आपने लिया 4, तो उस सेट में -4 भी होना चाहिए, और जब 4 और -4 ऐड होंगे तो बदले में तो हर बार क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस 4 को क्या कहा जाता है, -4 की एडिटिव इनवर्स कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, एडिटिव इनवर्स। और -4 के लिए 4 क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए क्या कहलाते हैं, एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, इनमें कोई भी डाउट नहीं है। और ये पहली वाली जो प्रॉपर्टी है, इट इज सेम एज बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि उस सेट के दो एलिमेंट को ऑपरेट करेगा और जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट का होगा। जब ये पांचों सेटिस्फाई हो जाती हैं तब हम बोलते हैं कि R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो जी हाँ, पांचों सेटिस्फाई हो रही हैं रियल नंबर्स के सेट के लिए, इसलिए यस, R क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक, चलिए एक और अगली हमने कौन सी प्रॉपर्टी बोली थी, कि जो रियल नंबर्स का सेट है ना, मैंने नाम दे दिया R2। ठीक, R2 क्या बात करी थी, कि जो रियल नंबर्स का सेट है वो डॉट के साथ में कम्यूटेटिव ग्रुप है, इज कम्यूटेटिव, है ना, कम्यूटेटिव ग्रुप। यहां पे भी मैं आपको प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं। ठीक, अब ये सेकंड प्रॉपर्टी है, तो सेकंड की फर्स्ट प्रॉपर्टी तो R2 1 से डिनोट कर रहे हैं। यहां पे भी क्लोजर आएगी भाई साहब, यहां पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। अब क्लोजर प्रॉपर्टीज यदि सेटिस्फाई हो रही तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी दो एलिमेंट इस रियल नंबर से ले लें, आप कोई भी दो नंबर रियल नंबर से ले लें, जब आप उन दोनों को, दोनों रियल नंबर्स के बीच में ये ऑपरेशन मल्टीप्लाई का लगाएंगे, जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई से लगाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इसी का होगा। सभी एलिमेंट्स जो कि रियल नंबर्स के लिए मौजूद हैं उनके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ठीक, अच्छा, अगली प्रॉपर्टी क्या आएगी, सेकंड की सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक, अच्छा, यहां पे एक चीज मैं कर सकता हूं, क्या, मान लीजिए मैंने इसको R डैश कह दिया, ये सर क्यों किया बता रहा हूं। लेट R डैश बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट, है ना, नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए, जीरो वाले एलिमेंट नहीं लेने आपको। कौन से एलिमेंट लेने हैं, नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक, जब ये R डैश नॉन जीरो एलिमेंट के साथ 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, तब जो R होगा ये क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा। इतना याद रखना, नॉन जीरो एलिमेंट लेना, कुल मिला के इतनी बात है, जीरो उसमें नहीं होना चाहिए। कैसे, अभी देखो, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है भाई साहब, कि आपने A डॉट पहले B और C का मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे पहले आपने A और B का पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में C का किया।
तो ये बात तो सभी के लिए ट्रू है भाई साहब, ए बी सी तीनों जो कि किस में मौजूद है, आर में मौजूद है। आप ये वाली प्रॉपर्टी देख सकते हो भाई साहब, यदि आपने बोला 2 इंटू 3 इंटू 4 तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो यानी कि आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो, मान लो आपने पहले इनको किया, फिर आपने 3 और 4 को किया, करके देख लो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, और इधर कितना बचा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, और इधर कितना बचा 4। क्या लगता है सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है। 6 4 जा 24, 12 2 जा 24। तो जी हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है किसी भी रियल नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए। ठीक, फिर आप सेकंड की थर्ड प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। क्या होगी भाई साहब कि देयर एग्जिस्ट, है ना, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट इस प्रकार होना चाहिए 1, साथ में लिख देता हूं नॉट इक्वल्स टू 0 भी काम आएगा, बिलोंग्स टू आर सच दैट एक इस तरीके का एलिमेंट होना चाहिए आपके आर में कि जब भी आप उसको किसी भी आर के अन्य सदस्यों के साथ मल्टीप्लाई कराओ तो बदले में वही सेट आना चाहिए। ठीक, और ये बात सभी पे लागू होती है। याद रखना नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, इसलिए वहां पे लिखा था नॉन जीरो एलिमेंट। क्या आर पीछे यूज कर चुका था इसलिए आर डैश लगा दिया। ठीक, तो a डॉट 1 इज इक्वल टू ए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू ए। वेयर ये जो आपने लिखा है ना 1 नॉट इक्वल टू 0, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो कि नॉन जीरो हो जिसका मल्टीप्लाई मैं उस एलिमेंट के साथ करूं और बदले में मुझे क्या मिल जाए, वही एलिमेंट मिल जाए, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा भाई साहब, उसकी बता रहा हूं कि इज कॉल्ड यूनिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट। तो पीछे भी तो था लेकिन वो एडिशन के लिए था, एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये किसके लिए आइडेंटिटी कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक, यदि मैं बात करूं R2 4 यानी कि सेकंड की फोर्थ प्रॉपर्टी, तो सेकंड की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एवरी a इन R, सभी a जो कि किस में हो, R में हो, है ना, नॉन जीरो लगा लेना, नॉन जीरो। फॉर एवरी a इन R देयर एग्जिस्ट a इनवर्स इन R सच दैट कि जब ये A और A इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए, है ना, नेवर इक्वल्स टू 0 आना चाहिए भाई साहब, 0 नहीं आना चाहिए, याद रखना, हमेशा क्या है 1 आए, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि वेयर A इनवर्स इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव, क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A बिलोंग्स टू R। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये भी किस में है, R में होना चाहिए और वो भी R में होना चाहिए, तब इस A इनवर्स को उस एक लिए क्या कहा जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और एक आखिरी प्रॉपर्टी R2 की, तो R2 5 लिख रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक, मल्टीप्लिकेशन कैसा होना चाहिए भाई साहब, कम्यूटेटिव होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, तो देखो चाहे a इंटू बी करो चाहे b इंटू ए करो, बात तो बराबर आने वाली है किसी भी रियल नंबर के लिए। तो यस, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। अच्छा, यदि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इसको कुछ देख ले, मैं हटा रहा हूं, आपने देख ही लिया था। तो हमने तीसरी भी तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो तीसरी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने क्या लिया है, R3, क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो मैंने लिखा भाई साहब R31। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करेगा, तो कौन सा, पहले हम याद कर रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, बाकी सेकंड लेक्चर में हम और भी आगे आने वाले हैं, आज हम ये फील्ड बना दें। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होती है, तो देखो भाई साहब, यदि आपने कोई एलिमेंट ले लिए, कोई भी एलिमेंट लिया, ठीक, a डॉट b प्लस सी, तो आप देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप क्या लिखोगे, a डॉट b प्लस a डॉट सी। उसी तरीके से एक और होता है जिसको क्या कहा जाता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहा जाता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करोगे भाई साहब कि यही बिल्कुल सेम टाइप की चीज करना है आपको। मान लो a प्लस बी है, किधर से मल्टीप्लाई करो, c से, या फिर इसी चीज को लिख सकते हो क्या, b प्लस सी है, a का इस तरफ से मल्टीप्लाई करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा।
ये लो वही लिख देते हैं हम, ठीक। ये लीजिए b प्लस सी है, इस बार a का कहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट साइड से, तो बदले में क्या आ जाएगा बी ए प्लस सी है। और ये बात सभी ए बी सी के लिए लागू होती है, ठीक, सभी ए बी सी के लिए लागू होती है। यहाँ पे भी ए बी सी क्या होंगे भाई साहब, रियल नंबर होंगे, ठीक। यदि ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं देन दिस क्या आर विथ प्लस एंड डॉट इज कॉल्ड ए फील्ड, तब इसे क्या कहा जाएगा, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स कहा जाएगा। इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन फील्ड के लिए सिर्फ इतनी प्रॉपर्टीज को फॉलो होना पड़ता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। कौन कौन सी याद होंगी, ये हमने 3 लिखी थी, ये रही वो 3, R प्लस एक अबेलियन ग्रुप। अच्छा यहाँ पे एक बात बता दें कि कम्यूटेटिव ग्रुप को असल में अबेलियन ग्रुप ही कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बस ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो सेट होगा, जो रियल नंबर्स का सेट होगा, वो कैसा होगा, नॉन जीरो एलिमेंट होगा, यानी कि उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो नॉन जीरो एलिमेंट का सेट लेना है, तब जाके आप क्या तैयार कर पाते हैं, रियल नंबर्स की एक फील्ड तैयार कर पाते हैं। तो होप्स आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक। आज के लिए हमारा बस इतना ही है टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसके और आगे की बात करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।